जोहार। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हाल ही में जो 21 अगस्त को होने वाला था वो अभी तो पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी अगली तिथि का निर्धारण भी नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में छात्रों के साथ, मित्रों के साथ दुविधा में है कि आखिर क्या पढ़ा जाए। या तो बहुत ऐसे भी होंगे जो सुस्त पढ़ चुके होंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अपने आप को संभाल के रखना, अपने पेशेंस का परिचय देना, यही है विद्यार्थी जीवन का सही मतलब कि अपने आप को जीवन में किस प्रकार से संतुलित रख पाते हैं। तो इन परिस्थितियों में हमें क्या पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे भी हमारे मित्र होंगे जो ये मन में ख्याल बनाकर चल रहे होंगे कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने के बाद जेपीएससी का प्रिपरेशन किया जाए, लेकिन अब तो सचिवालय के एग्ज़ाम अभी हाल में होना नहीं है। तो ऐसे समय में हमें क्या पढ़ना चाहिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसी ख्याल के साथ हम आज एक ऐसे टॉपिक को लाए हैं। एक तो इस टॉपिक को लाने का उद्देश्य है कि आप भटके नहीं, आपको इस समय में क्या करना है वो आपको मालूम रहे। तो पहली बात, इसी ख्याल से आज मैं जो झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, बजट हो गया, तो इस संदर्भ में क्या होता है कि कहाँ से पढ़े। आखिर तो आर्थिक सर्वेक्षण अगर आप उसके कॉपी को पढ़ने लगे तो काफ़ी लंबी चौड़ी दस्तावेज होती है, तो उसको पढ़ने में काफ़ी समय लग जाएगा। और इस परिस्थिति में आपको आर्थिक सर्वेक्षण, बजट को, दोनों को कम समय में कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जो भी विधानसभा में वित्त मंत्री के द्वारा बजटीय भाषण दिया जाता है उसको मैं लाया हूँ। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जेएसएससी सीजीएल या फिर झारखंड का जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ आपको इस डेटा को, इस तथ्यों को किस प्रकार से जेपीएससी मेंस के कॉपी में आपको या तो पीटी में भी किस प्रकार से आपको काम आने वाला है वो आप सीखेंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य आएंगे जिसको आप अगर यूज करना सीख लिए तो जेपीएससी के मेंस के कॉपी में आसानी से यूज कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, एक तीर में दो निशाना, वही काम आपको करना है। यहाँ पर तीर एक ही होगा, उसको बस प्रयोग कैसे करना है दो जगह पर वो आपको सीखना है। तो चलिए देखते हैं झारखंड में जो विधानसभा में जो बजटीय भाषण वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है उसको देखते हैं, और वहाँ से किन बिंदुओं को हमको ध्यान में रखना है वो समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं रामेश्वर उरांव जी का इस वर्ष का बजटीय भाषण। ये जो पीडीएफ है आपको झारखंड सरकार के साइट में मिल जाएगा, या तो मैं इसका पीडीएफ गंगा स्टडी के टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर बजटीय भाषण का जो संबोधन होता है वो सभा अध्यक्ष, जो विधानसभा के सभापति होते हैं, उन्हें संबोधित किया जाता है। वैसे तो ये पूरे सदन में संबोधित किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ से एक जो बजटीय भाषण का शुरुआत करते हैं, वहाँ पर कुछ झारखंड के जो शहीद वीरता के साथ अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की और जितने भी यहाँ के झारखंड क्षेत्र के महापुरुष हुए हैं उनका कुछ नाम लेते हुए बजटीय भाषण का शुरुआत करते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर तिलका मांझी, वीर बुधु भगत, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फुलो जानू, तेलगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, धरती आबा, बिरसा मुंडा, जतरा, टाना भगत, इन तमाम लोगों का स्मृति करते हुए बजटीय भाषण का शुरुआत करते हैं। तो अभी देखेंगे कि हम यहाँ पर किन तथ्यों को आप ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एक तो ये सरकार का दस्तावेज है ना, और ये दस्तावेज का पूरी तरह से 100% ऑथेंटिक होती है। आपको डेटा में किसी प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जब हम पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, राज्य में समस्त वृद्धजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, तो ये पेंशन का नाम आप याद रखेंगे, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, राज्य के समस्त गरीब जनों को अनुदान पर पेट्रोल उपलब्ध कराने के लिए कौन सा स्कीम प्रारंभ किया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे सीएम सपोर्ट स्कीम। सीएम सपोर्ट स्कीम किस लिए है,
तो जो भी पेट्रोल में सब्सिडी देने की बात कही गई थी उसी के लिए सीएम सपोर्ट स्कीम चलाया गया था और ये 26 जनवरी 2022 को चलाया गया था, वो भी आप ध्यान रखेंगे। 26 जनवरी 2022 को एक घोषणा की गई थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। आपको ध्यान कहाँ का रखना है वो आप एक तो इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा, एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको किन बिंदुओं पर ध्यान रखना है वो आप देखेंगे। मैं उन्हीं बिंदुओं को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकता है। तो झारखंड सरकार अपने बजटों में विशेषज्ञों और आप आम जन से कैसे सुझाव लिया जा सके, बजट किस प्रकार से हो, तो आप आम लोग भी इस बजट में अपना सुझाव दे सकते थे। उसके लिए झारखंड सरकार ने हमर आपन बजट पोर्टल का शुरुआत किया था। क्या था? हमर आपन बजट पोर्टल। तो हमर आपन बजट पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति बजट कैसा हो झारखंड का, किन विषयों को ध्यान में रखा जाए, वो अपना सुझाव दे सकते थे। तो हमर आपन पोर्टल, हमर आपन बजट पोर्टल, ये ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ वित्त मंत्री ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग में बेहतर स्थिति की बात की है, इसमें सुधार की बात की है और इसके लिए डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने, सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को सुलभ तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन उपलब्ध कराने, सभी प्रकार का भुगतान डिजिटल मोड में करने के लिए अभियान चलाकर सभी छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्र उनके विद्यालयों में ही उपलब्ध कराने की कार्रवाई आगामी वित्तीय वर्ष से और तेजी की जाएगी। ठीक है, देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपकी सरकार आपके द्वार, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के कर्म में आम जनता के दरवाजों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान निकाले गए, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। तो झारखंड सरकार का हाल ही का पहल था आपकी सरकार आपके द्वार, यानी कि हर पंचायत में जाकर स्टॉल लगाकर लोगों का शिकायत सुना जाता था और उनका निवारण का प्रयास किया जाता था। ठीक है, तो आप इन तथ्यों को कैसे मेंस में यूज कर सकते हैं, तो जो भी अगर झारखंड के समस्या के बारे में आता है तो झारखंड का इसमें क्या प्रयास रहा है, किन योजनाओं को लागू किया है सरकार ने, उसको दिखाना होगा। सिर्फ आपको कमी को नहीं दिखाना होगा, उसके लिए सुधार का प्रयास जो सरकार का है वो आपको दिखाना ही होगा। और अगर उसमें कुछ आपका तर्क जाता है कि अगर इस तरह से हो सकता है तो और भी बेहतर होगा, तो अपना यहाँ कुछ सुधार की बात अपने तरफ से भी आंसर में आप रख सकते हैं। तो इनको आपको मेंस की कॉपी में कैसे डिकोड करना है, कोडिंग करना है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक कुछ पंक्तियाँ भी वित्त मंत्री ने बोला है, पढ़ लेते हैं। ना भीतर संयस का तम है, न बाहर मृग तृष्णा का भ्रम है, प्रस्तावित नवजीवन उपक्रम है, इसे सहर्ष स्वीकार करें, आइए मिलकर हर घर में एक एक दीप प्रदीप्त करें, तृण तृण से सृजन की स्वर्ण ज्योति उद्दीप्त करें। आइए चलते हैं आगे। तो इसमें दिखाया गया है कि 2022-23 में राजस्व व्यय के लिए 76,273 करोड़ 30 लाख रुपए प्रस्तावित है। इसके बाद है एक काफ़ी महत्वपूर्ण है जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए, कि जो इस बार का बजट था वो 1,01,101 करोड़ रुपए का था। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं 101,101, 1,01,101 करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित है इस बार का बजट। सामान्य क्षेत्र के लिए 31,896 करोड़ 64 लाख रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 37,313 करोड़ 22 लाख रुपए और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 31,891 करोड़ 14 लाख रुपए उपबंधित किए गए हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये डेटा आपके लिए कामगार हो सकता है। बोला गया है कि 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण देश एवं देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड के विकास दर में गिरावट आई।
इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में आई 7.3% की गिरावट की तुलना में झारखंड में 4.7% की गिरावट आई। कहने का मतलब ये है कि देश में जहां जीडीपी में 7.3% की गिरावट हुई, वही झारखंड राज्य में मात्र 4.7% का गिरावट हुआ। कोविड का प्रभाव पूरे देश में रहा, तो पूरे देश का जो औसत जीडीपी का 7.3% गिरावट आया है, वही राज्य में 4.7% की गिरावट आई है। तो ये झारखंड के लिए पॉजिटिव साइन को दर्शाता है कि जितना कमी पूरे देश में आया, उससे कहीं कम गिरावट देखने को मिला झारखंड राज्य में। आगे देखते हैं। देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। 2021-22 में विकास दर कांस्टेंट प्राइस पर यानी स्थिर मूल्य पर 8.8% होने का अनुमान है। 2021-22 में विकास दर जो है कांस्टेंट प्राइस पर 8.8% होने का अनुमान है और करेंट प्राइस पर 14.5% का अनुमानित है। ये 8.8 काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। वही 2022-23 में कांस्टेंट और करेंट प्राइस पर क्रमशः 6.15 और 10.72 6.15 है कांस्टेंट प्राइस पर 2022-23 में, और करेंट प्राइस पर 10.72% अनुमानित है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं राजकोषीय घाटा की बात करें तो 2022-23 में राजकोषीय घाटा जो है 11,286 करोड़ 47 लाख रुपए होने का अनुमान है। ये आपको रुपए से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वर्ष के अनुमानित जीएसडीपी का 2.8%। तो राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है 2022-23 में? तो अनुमानित जीएसडीपी का 2.81%। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 11% की वृद्धि प्रस्तावित है। 11% की वृद्धि प्रस्तावित है, ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, खाद्यान्न वितरण जैसे सामाजिक प्रक्षेत्र पर बल देते हुए स्वास्थ्य में 27%, पेयजल में 20%, शिक्षा में 6.5% और खाद्यान्न वितरण में 21% की बढ़ोतरी की गई है। अब देखें किस क्षेत्र में किस प्रकार की बात कही गई है। तो पहला है कृषि और संबंध प्रक्षेत्र। तो अगर प्रश्न झारखंड के संदर्भ में कृषि से पूछता है तो वहाँ पर जो वर्तमान समय की स्थिति है और जो भी सरकार का प्रयास है, उसको आप यहाँ पर इन तथ्यों के माध्यम से आंसर में दिखा सकते हैं। अब क्या है, तो कोविड-19 महामारी से राज्यों के किसानों को राहत देने के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, यहाँ पर झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 2,11,530 कृषकों के खाते में 836 करोड़ रुपए हस्तांतरित की गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसका शुरुआती समय में जब इसे लागू किया गया था तो इसके ताड़ा के मालेंद्र इसके पहले लाभार्थी थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे है जल निधि योजना अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में विशेष सिंचाई सुविधा अंतर्गत 1,766 डीप बोरिंग का कार्य एवं 1,963 परकोलेशन टैंक निर्माण की योजना है। तो यहाँ पर योजना है जल निधि योजना। यहाँ पर झारखंड कृषि ऋण माफी योजना था और यहाँ पर जल निधि योजना। आगे देखते हैं 2022-23 में जो वित्तीय वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष है 2022-23 में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 100 गांवों का चयन, कितने गांवों का? 100 गांवों का चयन माननीय स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर किया जाएगा। इन चयनित गांवों को गैप एनालिसिस कर विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेंस करते हुए इन गांवों का समग्र विकास किया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के तहत क्या होगा? पशुपालकों एवं कृषकों का जो आय है, पशुपालकों एवं कृषकों का आय को में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जाएगी।
इससे बायोगैस बनाने के साथ साथ जैविक खाद का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये योजना ध्यान रखेंगे, गोधन न्याय योजना, इसके तहत सरकार कृषकों से गोबर खरीदेगी। ऐसे किसान का आय भी बढ़ेगा और प्राकृतिक खेती, जो भी जैविक खेती होता है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। लगभग 40,000 लाभुकों को स्वरोजगार देते हुए आय का स्रोत बढ़ाने के उद्देश्य से 2022-23 में अनुदान पर पशुधन वितरण का लक्ष्य रखा गया है। कितने हजार लाभुकों को? 40,000 लाभुकों को पशुधन वितरण योजना के तहत पशु वितरण किया जाएगा अनुदान पर, सब्सिडी पर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2021-22 में प्रतिदिन लगभग 80 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। ये बताया गया है कि 2021-22 में प्रतिदिन 80 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा था, जिसे बढ़ाकर 2022-23 में 85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद है कृषि उत्पादकों के बेहतर भंडारण और विपणन के उद्देश्य से झारखंड के विभिन्न जिलों में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले मॉडल शीतगृह का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में शीतगृह निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपए का बजट ये उपबंध पर। कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु 25 करोड़ रुपए का कार्पस फंड क्रिएट किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि और संबंध प्रक्षेत्र के लिए 4,091 करोड़ 37 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। तो आप इसको मेंस में भी लिखा जा सकता है। जैसे अगर प्रश्न पूछता है किसी भारत की कृषि के बारे में, तो वर्तमान समय में जो भी झारखंड सरकार की योजनाएं चल रही है उसको यहाँ से जोड़कर लिख सकते हैं। अब चलते हैं जल संसाधन। जल संसाधन में क्या झारखंड का प्रयास है? तो देखिए यहाँ पर स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत, स्वर्ण रेखा, देखिए यहाँ से कुछ आपका जीएस भी कंप्लीट होगा। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत चांडिल डैम और गालूडी बराज एवं खरकई बराज से भूमिगत पाइप लाइन द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा, यह घोषणा किया गया है। ठीक है। देवघर जिला में निर्माणाधीन पुनासी जलाशय, तो पुनासी जलाशय कहाँ है? देवघर में है, और वहाँ पर मिट्टी बांध का निर्माण किया जाएगा जल संचयन के लिए। और 36 किलोमीटर तक से डायरेक्ट आउटलेट द्वारा सिंचाई कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मसलिया और रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना को स्वीकृति मिली है, और यह दुमका जिला, देखिए दुमका जिला अंतर्गत मसलिया और रानेश्वर प्रखंड में जो सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना की स्वीकृति मिली है। 193 मध्यम सिंचाई योजनाओं के पुनर्स्थापन एवं 300 जैकडैम निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, और 2022-23 में जल संसाधन के लिए 1,894 करोड़ 48 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। आगे देखते हैं ग्रामीण विकास के लिए सरकार का क्या प्रयास किया जाएगा। तो एक आप मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 10,44,321 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, और लक्ष्य के अनुरूप शेष आवास 5,22,435 आवासों का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, ये झारखंड सरकार का नया पहल है। जो भी पैसा दिया जाता था ये आईपी जिले के प्रति आवास के लिए 1,30,000 रुपये और नन आईएपी जिलों के लिए 1,20,000 रुपये दिया जाता था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। लेकिन यहाँ पर झारखंड सरकार का पहल है कि अब जितना भी 25 वर्ग मीटर में छोटे छोटे कमरे और किचन का निर्माण हो पाता था, लेकिन अब सरकार चाहती है कि वो एक और एक्स्ट्रा रूम बनाए। उसके लिए 50,000 रुपये, एक एक्स्ट्रा रूम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपये अतिरिक्त राशि प्रदान किया जाएगा।
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष में 6,687 आवासों का निर्माण कराया जाएगा। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास जो योजना है विधवा महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है झारखंड सरकार में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद राज्य में लगभग 2,72,000 सखी मंडलों का गठन किया गया है। इससे 34 लाख परिवारों को जोड़ा जा चुका है और आगामी वित्तीय वर्ष में 10,000 नए सखी मंडल का गठन करने का लक्ष्य रखा गया है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। और सखी मंडलों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री हेतु पलास रिटेल आउटलेट्स खोले जाएंगे और आगामी वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास के लिए 8,051 करोड़ 67 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। अब देखिए पंचायती राज में क्या है व्यवस्था। तो 15वें वित्त आयोग अनुदान मद से 1,293 करोड़ रुपए राशि प्राप्त होने की संभावना है, जिसमें जिला परिषदों को 10%, पंचायत समितियों को 15% तथा पंचायतों को 75% राशि दी जाएगी। उक्त राशि से संबंधित संस्था 30% जलापूर्ति पर और 30% स्वच्छता पर और 40% का व्यय स्थानीय आवश्यकता की योजनाओं पर कर सकेगी। योजना का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। उसके बाद है कि पंचायतों को ज़्यादा लोकोन्मुखी बनाने के लिए, ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पंचायत भवन में कॉमन सर्विस सेंटर CSC कॉमन सर्विस सेंटर सुदृढ़ किया जाएगा और इस पर 45 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्ताव है। उसके बाद है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी और इस पर 21 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्ताव है। तो पंचायती राज में आगामी वर्ष में 2,015 करोड़ 47 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव। आगे महिला और बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा। तो पहले भी देखें यूनिवर्सल पेंशन का जिक्र किया गया है। अब देखते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में। देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों में इस बार क्या किया जाएगा कि पोषाहार और शिक्षा जैसी मूलभूत ज़रूरत तो प्राप्त करें। इसके लिए क्या किया जाएगा, तो बच्चों को गर्म पोशाक, झारखंड सरकार का घोषणा है कि बच्चों को गर्म पोशाक वितरित करने का योजना बनाया गया है। इसके तहत 15 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से अंडा का वितरण किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पेयजल, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ पेयजल के उपलब्धता के लिए जल शोधक यंत्र प्रत्येक आंगनबाड़ी में जल शोधक यंत्र लगाए जाएंगे। वाटर प्यूरिफायर प्रत्येक आंगनबाड़ी में लगाया जाएगा। इसमें दिया गया है कि कोविड के दौरान कई लाख बच्चे विद्यालय से बाहर हुए, तो फिर से विद्यालय में उनको कैसे नामांकन हो, विद्यालय से उन्हें कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के लिए निदानात्मक शिक्षा प्रारंभ किया गया है। इसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इस बार क्या किया गया है, तो प्रशिक्षित पारस शिक्षकों के मानदेय में 40% तथा टेट पास प्रशिक्षित पारस शिक्षकों के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी की गई है। और अब पारस शिक्षकों को सहायक अध्यापक के नाम से जाना जाएगा। अब पारस शिक्षक नहीं बल्कि सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे ये लोग। मध्याह्न भोजन में पोषाहार के लिए अंडा, फल, ये तो 136 करोड़ का प्रावधान है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्रावधानों को धरातल पर उतारने हेतु शिक्षक छात्र अनुपात को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए पद सृजन का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संप्राप्ति हेतु मानदेय ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान लैब का अधिष्ठापन तथा डिजिटल शिक्षा के साथ साथ शिक्षकों को 42,000 टैब
42,000 टैब का उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के कुल 84 मॉडल विद्यालयों में विद्यालय का नामांकन बढ़ाने के दृष्टिकोण से उसमें हॉस्टल और परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का योजना है। और राज्य में संचालित 203 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नामांकन के अनुरूप छात्राओं को उचित आवासन की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त छात्रावास निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे देखें, रांची में कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चों की सुविधा के लिए रीडिंग रूम का निर्माण किया जाएगा। आगे देखें, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तो राज्य सरकार द्वारा कुल 33 नए डिग्री कॉलेज महिला कॉलेजों के लिए सभी प्रकार के पदों के सृजन कराई जा रही है। और महत्वपूर्ण ये है कि रामगढ़ जिला के अंतर्गत गोला में डिग्री कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव है। कहाँ पर? गोला में डिग्री कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव है। राज्य में के गरीब छात्र छात्राएं पैसे के अभाव से श्रेष्ठ संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसके लिए बैंकों द्वारा भी बिना मॉर्टगेज के लोन की राशि उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के उच्चतर शिक्षा के में बाधाओं को दूर करने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम का प्रस्ताव लाया गया है। ध्यान देंगे। आगे है क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रांची में भारत सरकार के सहयोग से साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? रांची में भारत सरकार के सहयोग से साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? रांची में। और आगामी वित्तीय वर्ष में दुमका और देवघर में तारामंडल की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? दुमका और देवघर में तारामंडल की स्थापना की जाएगी। अब स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा परिवार कल्याण में देखें तो महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार द्वारा चिन्हित जिलों के जिला अस्पतालों में 300 बिस्तर वाले अस्पताल में अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है। और रांची की खाली जमीन पर पीपीपी मोड पर मेडिको सिटी की स्थापना की जाएगी। मेडिको सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? रांची के रीन पास के कांके में, रांची में ही मेडिको सिटी की स्थापना की जाएगी। रिम्स, एमजीएम और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज को सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है। सरायकेला, खुट्टी तथा लोहरदगा जिले के अनुमंडल अस्पतालों को जिला स्तरीय अस्पताल बनाने के रूप में विकसित किया जाएगा। और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अधिकतम सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को जोड़ते हुए अधिकाधिक लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इस तरह का तमाम प्रयास कोविड के दौरान जो भी समस्या रही है उसे दूर करने के लिए अस्पतालों को अपग्रेड करने का लक्ष्य सरकार का है। और हाट बाजार में मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का भी ये लक्ष्य है। हाँ, यहाँ पर ध्यान देंगे कि बैक एम्बुलेंस सेवाएं जो भी दूर दराज वाले क्षेत्र में जहाँ सही से रोड की सुविधा नहीं है और वहाँ पर बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए बैक एम्बुलेंस सेवाएं प्रारंभ की जाएगी। पेयजल और स्वच्छता में देखें तो जानते हैं कि आज भी लोग लाल पानी, काला पानी, आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त दूषित पानी पीने को मजबूर है। झारखंड सरकार वर्ष 2024 तक सभी लोगों को घरों में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब झारखंड सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक सभी घरों में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध किया जा सके। इसका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। सरकार द्वारा साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़ के लोगों को गंगा नदी से नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। कौन कौन जिला? साहेबगंज, गोड्डा और दुमका, पाकुड़,
ये जिलों में गंगा नदी से नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामला, तो यहाँ पर देखें 9 लाख अंत्योदय परिवारों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति परिवार 35 किलोग्राम तथा प्रायोरिटी हाउस होल्ड जिसको PHH योजना के तहत लगभग 2 करोड़ 28 लाख सदस्यों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जिसे इसमें 15 लाख लाभुकों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना संचालित कर प्रति 5 किलोग्राम खाद्यान्न 1 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसमें 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किए जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है, मतलब कि 5 लाख नए परिवारों को इस खाद्य वितरण जो प्रोग्राम है उसमें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो पहले 15 लाख है, अब इसे बढ़ाकर 20 लाख करने का अर्थात 5 लाख बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में कुपोषण को दूर करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को से आच्छादित परिवारों को प्रति माह 1 किलोग्राम दाल 1 रुपये की दर से उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, प्रस्ताव रखा गया है। 1 रुपये की दर से 1 किलोग्राम प्रति परिवार को प्रति माह दाल दिया जाएगा ताकि कुपोषण से मुक्ति पाया जा सके। श्रम नियोजन और प्रशिक्षण एवं 40,000 रुपये तक के सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले रिक्त पदों पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जाएगा। कितना प्रतिशत? 75%। और आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। और इस योजना के माध्यम से डिग्री प्राप्त युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। 2022-23 में 1 लाख युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण, तो इसके लिए देखें तो एक है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण सह अनुदान देकर रोजगार उपलब्ध कराने का यह योजना है। और इसके तहत अधिकतम 40% अथवा 5 लाख रुपए का अनुदान देने का प्रावधान है। और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का धनराशि प्रस्तावित किया गया है। 14 एकलव्य आवासीय विद्यालय, 9 आश्रम विद्यालय, 4 PVTG आवासीय प्राथमिक विद्यालय और 1 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय का संचालन प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ महत्वपूर्ण है 2022-23 में मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के दायरा को बढ़ाते हुए, ये योजना पहले से चल रही है और इसका दायरा बढ़ाते हुए पहले इसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति छात्र छात्राओं को इसमें लाभ दिया जाता था। अब इसका लाभ अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को भी यूनाइटेड किंगडम, नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों संस्थानों तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि में मास्टर और MPhil डिग्री ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। और है सरना, जाहिर स्थान, हड़गड़ी, मसना, इन तमाम क्षेत्रों में पेयजल, चारदीवारी ये सब का उपलब्ध कराया जाएगा। चबूतरा का निर्माण कराया जाएगा। कब्रिस्तान का घेराबंदी कराया जाएगा। उसके बाद है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन को देखें। 11,000 हेक्टेयर वन क्षेत्रों में, तो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के प्रतिवेदन के अनुसार 2019 से 21 तक 11,000 हेक्टेयर वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। अगर वर्ग किलोमीटर में देखें तो 110 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। और इस संदर्भ में वन रिपोर्ट के संदर्भ में जो भी चेंजेस हुआ है उसके लिए मैं एक वीडियो डाल दिया हूँ, वो आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें डिटेल बताया गया है। और इस वित्तीय वर्ष में 1,78,000 पौधे का रोपण किया जा रहा है।
और आगामी वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 2,56,000 पौधारोपण का प्रस्ताव है। नामकुम में, कहाँ पर? नामकुम में अवस्थित बायोडायवर्सिटी पार्क को पीपीपी मोड के तहत इको टूरिज्म पार्क सिद्धांत पर विकसित करने का प्रस्ताव है। और पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन अनुदान के नाम पर एक नई योजना शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा गया है। पथ निर्माण में देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष में 1200 किलोमीटर पथों का और 20 पुल पुलिया का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। रांची में जाम की समस्या के निवारण हेतु इनर रिंग रोड, फ्लाईओवर, एलिवेटेड कॉरिडोर एवं अन्य पथों में चौड़ीकरण का प्रस्ताव रखा गया है। भवन निर्माण में देखें तो श्री लोक प्रशासन संस्थान अस्किपा परिसर में आ रही कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए वहां पर बेहतर सुविधा प्रदान के लिए नए भवन का निर्माण प्रस्तावित है। गुमला के अनुमंडल कार्यालय एवं दुमका कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य पूर्ण करने का प्रस्ताव रखा गया है। झारखंड भवन, गोड्डा तथा धनबाद संग्रहालय ये काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर गुमला, चतरा, लोहरदगा एवं बोकारो में संग्रहालय भवन, चतरा, सिमडेगा, बगोदर एवं जामताड़ा का अनुमंडलीय कार्यालय भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया है। साहेबगंज एक महत्वपूर्ण है। साहेबगंज जिला के आर्थिक सामाजिक विकास हेतु मल्टी मॉडल टर्मिनल के नज़दीक इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो साहेबगंज में जो मल्टी मॉडल टर्मिनल है उसी के नज़दीक। गुणवत्तापूर्ण फिटनेस जांच ऑटोमेटेड उपकरणों के माध्यम से करने हेतु ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेक्शन का निर्माण किया। तो नगर विमानन में देखें तो झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट नामक सोसाइटी का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया है। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट। और एयर एम्बुलेंस शुरू करने का लक्ष्य है। राजकीय नगर विमानन नीति 2022 का गठन किया गया है। राजकीय नगर विमानन नीति 2022 का गठन किया गया है। और हाल ही में साहिबगंज में हवाई अड्डा का निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया है। और अभी हाल ही में देवघर में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन हो चुका है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऊर्जा में देखें तो राज्य सरकार सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोलर पॉलिसी लागू किया है और इसके तहत सोलर पावर प्लांट सोलर आधारित उद्योग स्थापित करने का पर अनुदान उपलब्ध किया जाएगा। आगामी वर्षों में इससे 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और ध्यान क्या देना है कि गरीब और किसानों पर बिजली का बिल बोझ कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का प्रस्ताव रखा है। कितना? 100 यूनिट, ध्यान रखेंगे। उद्योग में देखें तो आईटी एंड आईटीज, बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि पर क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना की जाएगी। हस्तशिल्प और हस्तकरघा विकास के लिए रांची में झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन JICD झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन को आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। झारखंड नए तकनीक के आधार पर नए उद्योग स्थापित करने के लिए झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी, झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू करने का प्रस्ताव है। रुग्ण उद्योगों, सिख इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए पैकेज तैयार किए जाएंगे, है ना। जो पहले से कमज़ोर पड़े जो उद्योग है उसको फिर से रिवाइवल के लिए पैकेज तैयार किए जाएंगे। नगर विकास आवास में देखें तो पुराने बाजारों और आवासीय कॉलोनी को पुनर्निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। रांची, जमशेदपुर और धनबाद में आधुनिक सिटी बस सेवा प्रारंभ किया जाएगा।
पहली बार रांची एवं देवघर में आवासीय परियोजना का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आधारभूत संरचना विकसित करने के साथ साथ आवासों का भी निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। अब खेल कूद में देखें तो राज्य खेल कूद, संस्कृति, युवा, पर्यटन, ये सब में देखें तो राज्य में पर्यटन नीति 2021 लागू है। पर्यटन नीति 2021 लागू है और अगले 5 वर्षों के लिए ये प्रभावी रहेगा। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। डैम जलाशयों में जल क्रीड़ा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। और स्काई वॉक, रोपवे इत्यादि का विकास किया जाएगा। आप कमेंट में बताएंगे कि हाल ही में झारखंड में रोपवे हादसा कहाँ पर हुआ था। रोपवे हादसा हाल ही में झारखंड में कहाँ घटित हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नई खेल नीति घोषित की जाएगी और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा सके, इसके लिए खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके लिए सिद्धू कान्हू युवा क्लब, राज्य के गांवों में सिद्धू कान्हू युवा क्लब की स्थापना की जाएगी। रांची में एक राज्य स्तरीय संस्कृति केंद्र का भी स्थापना किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस में देखें तो आईटी और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग, डाटा ड्राइवन गवर्नेंस, ऑनलाइन कैश बुक मैनेजमेंट, झार भूमि एप्लीकेशन एवं लैंड रिकॉर्ड्स इत्यादि परियोजनाओं को सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाकर आम नागरिकों को सुलभ एवं रियल टाइम में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। आईटी क्षेत्र को विकसित के उद्देश्य से आईटी पॉलिसी लाने का प्रस्ताव है। और रांची में झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, रांची में एक राज्य स्तरीय भौगोलिक सूचना तंत्र GIS प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। देवघर तथा धनबाद में प्रेस क्लब निर्माणाधीन है, मतलब कि देवघर और धनबाद में प्रेस क्लब का निर्माण कराया जा रहा है। और झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू करने का आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। गृह कारा और आपदा प्रबंधन में देखें तो मानवाधिकार के रोकथाम के लिए सभी थानों में CCTV कैमरा लगाया जा रहा है। ये सब आप मेंस में, ई गवर्नेंस में, ये सब में आप यूज कर सकते हैं आप, है ना। तो आपको जहाँ भी लगता है, जिस तथ्यों को आपका दिमाग चलना चाहिए, आपका माइंड डाइवर्सिटी होना चाहिए कि कहाँ हम किस चीज़ को प्रयोग करें, वो आपका दिमाग काम करना चाहिए। सिंगल नोडल अकाउंट के माध्यम से योजनाएं संचालित की जा रही है। और DBT तो जानते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू से जो ऑनलाइन भुगतान, जो सब्सिडी सब आता है ऑनलाइन सीधे खाते में दिया जाता है, वो सब तो चलाया ही जा रहा है। तो इस तरह से हम जो भी राज्य सरकार, जो भी राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी का विधानसभा में बजटीय भाषण था और उसमें जो भी तथ्य आ सकता था महत्वपूर्ण, वो हम चर्चा किए। एक बार आप खुद से भी 38 पेज का ये PDF है, आप 37 पेज का है, 38 पेज का है, आप इस PDF को पढ़ सकते हैं। और मैं जो वीडियो बनाया हूँ, मेरा उद्देश्य है कि इस परिस्थिति में आप सभी मित्र क्या करें, कैसे तैयारी को कंटिन्यू रखें, इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके JSSC के एग्ज़ाम में तो काम देंगे ही, और साथ ही साथ आपको ये वीडियो JPSC के भी एग्ज़ाम में काम देने वाला है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।